हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गजेंद्र सिंह सिंह स्टडी BLY में आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो हमारे स्पेशल साइंस 2025 और 26 यूपी बोर्ड से संबंधित हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे साथ आप बने रहना। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसने पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो हमारे क्वेश्चन में का आंसर हमने लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम देखेंगे हम। प्रथम नियम है हमारा, क्या कह रहा है? प्रथम नियम हमारा कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से हमें सीधे समझ में आया है, हमारा क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि जो आपतन किरण है और परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो उस प्रकार के नियम को हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम के नाम से जानेंगे। इसी तरह हम अपना दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कि जो आपतन कोण है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम सीधे कह सकते हैं, अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो इस प्रकार के नियम को प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपतन कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो इस प्रकार के नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे उसने कहा है, आपतित किरण रही हमारी ये, परावर्तित किरण रही हमारी ये। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब अभिलंब रहा हमारा ये। तो उसने बोला है कि एक ही तल पर, जैसे ये है हमारा तल, तो ये है हमारी आपतित किरण, ये रही हमारी परावर्तित किरण, ये रहा हमारा अभिलंब। तो जो अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण एक ही तल पे मिले हैं, उस प्रकार के नियम को प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। इसी तरह हम अपना अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारे उसमें नोट पॉइंट में लिखा है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा आपतन कोण और ये रहा हमारा परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण बिल्कुल बिल्कुल एक समान होंगी, दोनों बिल्कुल एक समान होती हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका निवारण कैसे किया जाता है? कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष किसे कह रहे हैं? उसके निवारण की बात कहें तो उसे ठीक करने की बात कही जा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि उसका निवारण या उपयोग। तो पहला लिखा है हमारा, इस दोष में इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो हम सीधे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको पास की वस्तु तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो इस प्रकार की दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निवारण की बात करें, उसने निवारण पूछा है कि इसका क्या उपयोग है, कि हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमारा निकट दृष्टि अगर दोष है, किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो उसको सही करने के लिए उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? कि जो लोहे की वस्तु है उन पे हम पेंट क्यों करते हैं? तो आंसर में हमारा लिखा है, लोहे की वस्तुओं को संरक्षण या जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट की सतह और वायुमंडल की नमी ऑक्सीजन के बीच को संपर्क हटा दिया जाता है। लोहे की वस्तु पर पेंट इसलिए किया जाता है कि वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के बीच को में कोई संपर्क ना रहे। अगर ऑक्सीजन और नमी, वायुमंडल की नमी उस वस्तु पर चिपकी होती है या लगी होती है तो कोई भी वस्तु है उस पर जंग लग जाती है, और जंग लगने के ही लिए हम वस्तु पर पेंट करते हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण और स्वपोषण और स्वपोषण और विषम पोषण स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है? तो हम कहें तो स्वपोषी और विषमपोषी की बात करी जा रही है कि स्वपोषी कौन है और विषमपोषी कौन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, अपना पहला स्वपोषी वाला। तो स्वपोषी हमारा कह रहा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है या कहते हैं या कहलाते हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हमारे लिखा है, हरे पौधे, प्लांट्स हैं, वो हमारे स्वपोषी हैं। दूसरा है हमारा विषमपोषी। की विषमपोषी किसे कह रहे हैं? विषमपोषी क्या है? जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि वे जीव, वे एनिमल जो भोजन स्वयं तो नहीं बनाएंगे लेकिन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इस प्रकार के एनिमल्स को या जीवों को हम विषमपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, मनुष्य और शेर। मनुष्य और शेर दोनों हमारे एग्जाम्पल विषमपोषी के रहेंगे। इसी तरह आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और नए नए क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे साथ बने रहना। थैंक यू क्लास।